आज 10 तक में बात न्योते की होगी, क्योंकि एक तरफ शिवसेना का न्योता, दूसरी शिवसेना को न्योता और दूसरी तरफ इमाम बुखारी साहब की बात होगी। लेकिन इन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का नारा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हमें लगता है शुरू करने से पहले दो तस्वीरें आज आपको दिखलाते हैं, इससे बहुत सारी चीजें साफ होंगी। ये दो तस्वीरें दरअसल उस दौर की है। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान, अगर याद कीजिए तो 2 अक्टूबर को मनाया गया, 1 अक्टूबर को तैयारी थी, इधर 30 अक्टूबर को कल के लिए तैयारी है। दोनों वक्त में दोपहर 2 बजे सुरक्षा के मद्देनजर छुट्टी कर दी गई उस पूरे इलाके में जहां पर देश के तमाम बड़े केंद्रीय सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। और ये नज़ारा आज का है। कर्मचारी चल पड़े, 2 बजे दफ्तर बंद हो गया। सुरक्षा व्यवस्था जरूरी थी, यानी यहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस किस रूप में ताक पर है, ये लगातार कार्यक्रम में नजर आ रहा है। एक सवाल हो सकता है, ये कार्यक्रम करने के लिए सुरक्षा बंदोबस्त तो जरूरी है, तो एक सुझाव भी है। बहुत सारे स्टेडियम दिल्ली में है, प्रतीकात्मक तौर पर उन स्टेडियमों का इस्तेमाल किया भी जा सकता है और गवर्नेंस को जारी भी रखा जा सकता है। लेकिन ये नज़ारा बताता है कि दरअसल हर एक कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम अभी तक राष्ट्रीय दिवस पर सिर्फ इस तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन बंद हुआ करते थे, लेकिन अब ये नज़ारा आ रहा है स्वच्छ भारत में 1 तारीख को, और एकता दौड़ जो कल होने वाली है उसके मद्देनजर ये आज दोपहर 2 बजे बहरहाल सारे दफ्तर बंद हो गए। लेकिन आप कह सकते हैं कि उपलब्धि तो है कहीं ना कहीं कि सरकारी कर्मचारी 9 बजे पहुंच जाता है, लेकिन सवाल उसके आगे का था जो लगातार सोचा जा रहा था। बहरहाल आइए जरा न्योते पर बात शुरू की जाए। ये न्योता किसी को हाँ है, किसी के लिए ना है। कोई बुला रहा है, कोई नहीं बुला रहा है, कोई बुला रहा है तो कोई नहीं जा रहा है। जिसको बुलाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं शराफत गायब हो चली है क्या, ये सारी बातें हैं। लेकिन आइए, हमको लगता है शुरुआत लाल किले के उस भाषण से प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को एकजुट करने का जिक्र जिस रूप में किया था और जिस भरोसे का जिक्र किया था, वो भरोसा आज जामा मस्जिद पहुंचते पहुंचते टूट क्यों गया। पहले लाल किला। मैं देश के उन लोगों से आह्वान करता हूं, जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनाव से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत है। एक बार देखो मेरे देशवासियों, मेरे शब्द पे भरोसा कीजिए। जाहिर है एक बड़ी बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, कह भी रहे थे विश्वास कीजिए एक बार हम पर। लेकिन यह विश्वास आज विरासत सौंपने के उत्सव के मद्देनजर नवाज शरीफ को निमंत्रण, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण नहीं देकर इमाम बुखारी ने एक नई बहस छेड़ दी। क्या नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश है? 4 महीने हो गए, अब तक मुसलमानों ने यह महसूस किया है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी नहीं समझा है। जब आप मुसलमानों को करीब लाने के लिए तैयार नहीं है तो हम नरेंद्र मोदी के करीब क्यों जाएंगे? सवाल दरअसल 2 तस्वीरों को देखिए, इसमें नवाज शरीफ को बुलाने की बात क्यों कही गई, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इन सब के बीच ये तस्वीरें बतलाती हैं कि नवाज शरीफ को लेकर जिस वक्त वो आए थे उस समय इमाम बुखारी से भी मुलाकात, और दूसरी तरफ सार्क देशों को जो बुलाया गया था उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। तो ये 2 तस्वीरें बतलाती हैं कि दरअसल कौन सा रास्ता सही, कौन सा गलत, ये देश के भीतर एक उलझन पैदा करता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कटाक्ष होता है। लेकिन उससे पहले आज हमने एक बहस कराई मौलाना को लेकर और बीजेपी के नेता को लेकर, वो हम आपको पहले सुनाते हैं कि देखिए किस तरीके से एक नया बवाल शुरू हो गया। कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन हमें लगता है उस हिस्से को सुनना चाहिए जिस हिस्से में एक नए बवाल की तरफ दिशा में चीजें बढ़ रही हैं। हमारा इस बात पर बिल्कुल मौक़िफ़ नहीं कि मैं इस बात पे खुश हूं कि आपने नवाज शरीफ को दावत दी है, मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। लेकिन जहां तक सवाल अहमद बुखारी साहब के नरेंद्र मोदी को ना दावत देना है, तो इसकी बहुत सारी वजह। वो सिर्फ इससे एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने ये करा है। अच्छा। क्योंकि इस समय उनकी खुद की राजनीतिक और दूसरी सार्थकता जो है वो शून्य है। क्यों रमजान शरीफ में रोजा अफ्तार का प्रोग्राम वो नहीं कर सकते थे? क्या ईद की मुबारकबाद लोगों के दबाव के बाद जो उन्होंने दी है, क्या पहले नहीं दे सकते थे? जो छठ पूजा की उन्होंने पहले से दे दी, दशहरा की पहले से दे दी, आखिर उसकी क्या वजह थी?
क्या शक पैदा नहीं होगा हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल में? 40-50 साल की राजनीति में आपने संकेतवाद ढूंढे, आपने नौकरी नहीं ढूंढी, आपने व्यवसाय नहीं ढूंढा, आपने शिक्षा नहीं ढूंढी। देखिए ये करिए, इससे भला होने वाला। अब बात आ रही है, एक सेकंड, अब आपने बोल दिया, मैं खत्म कर लूं ना, उसके बाद जो आप मैं पहले खत्म कर लूं, उसके बाद जो आप खत्म ना करें। आपसे जो सवाल किया गया था उस जवाब को तो आप टाल गए। जहां तक सवाल नौकरियों का है, हमारे व्यवसाय का है, हमारी तरक्की का है, तो ये 65 साल इस मुल्क को आजाद हुए हो गया, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े। किसी राजनीतिक दल से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी उम्मीद नहीं की अपने वतन के लिए मर मिटा और मर मिटेगा किसी से। ये स्थिति इस देश के भीतर बार बार टकराएगी या फिर एक जिस सहमति का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से किया था उस दिशा में देश बढ़ेगा। इंतजार करना होगा, क्योंकि सियासत में सत्ता महत्वपूर्ण होती चली जा रही है और सत्ता में धर्म नाम आते ही सांप्रदायिकता शब्द सबसे पहले आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इन सबसे इतर एक दूसरी दिशा में ले जाते हैं, जहां पर पहली बार बीजेपी का कमल समुद्र में लहलहाएगा और यह दृश्य कल वानखेड़े स्टेडियम में नजर आएगा। लेकिन 3 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसका जिक्र किया था वो दिन कल आने वाला है। लेकिन हम आपको सुनाते हैं 3 दशक पहले के वह किस्सा गोई जो वाजपेयी ने खुले तौर पर ऐलानिया तौर पे की थी। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि यह अलग मसला है कि कल जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह होगा वो गोधूली वेला होगी, यानी सूरज उस समय डूबना शुरू करता है शाम 4 बजे के बाद। और शायद यही वजह है वो गोधूली वेला में शिवसेना का ना होना इसी दिशा में ले जा रहा है कि दरअसल मुश्किल बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह में वो खाली कुर्सियां देखकर तो सवाल उठेंगे, लेकिन बावजूद इसी के ये सपना पूरा हो रहा है कल। आइए देखते हैं वानखेड़े स्टेडियम। कीचड़ में खिलने वाला कमल समुद्र में खिल सकता है, यह सपना 3 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो बीजेपी का अंधेरा सत्ता के रास्ते दूर हो गया और पहली बार मुंबई के वानखेड़े मैदान में मंच पर बकायदा समुद्र की लहरों में खिलते हुए कमल को दिखाकर बीजेपी एक नए आगाज को करेगा। लेकिन शिवसेना ने बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में ना जाने का ऐलान कर ये संकेत साफ दे दिए हैं कि बीजेपी की सत्ता के आगे वो अपनी ठसक गंवाने को तैयार नहीं है। मेंटेन हो रहा है तो उस समारोह में क्यों जाने का, ऐसा सवाल सारे विधायक के मन में तैयार हुआ और इसलिए सब लोगों ने सोचा हो गया सर, अपमान का सवाल नहीं, एक अवमान करने की जो जिस तरीके से बात हुई। तो कल देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ साथ महाराष्ट्र नहीं देश की कई नामचीन हस्तियां भी होंगी। लेकिन शिवसेना के नेताओं के आमंत्रण के लिए बुलाई गई कुर्सियां उसी तरह खाली रहेंगी जैसे चंद दिनों पहले मुंबई के एक अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। नामचीन हस्तियां पहुंची थी, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की कुर्सी खाली ही रही थी। जाहिर है बीजेपी इसे हल्के में ले रही है, लेकिन बीजेपी के भीतर का सच यह भी है कि अगर शिवसेना ने बीजेपी का साथ नहीं दिया या फिर वो सरकार के साथ आकर खड़ी नहीं हुई तो फिर सरकार चलाते हुए फडणवीस को उसी एनसीपी के आगे बार बार झुकना पड़ेगा जिस एनसीपी के घोटालों को लेकर फडणवीस महाराष्ट्र में हीरो बने। और प्रधानमंत्री ने इसका खुला जिक्र चुनाव प्रचार के दौरान खुले मन से किया। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा घोटालों को जनता के सामने खुले में लाने का अगर सफल प्रयास किसी ने किया है तो देवेंद्र फडणवीस ने किया है। एक सच्चे जनप्रतिनिधि ने कहा है, जितनी बधाई मैं देवेंद्र जी को देता हूं उससे ज्यादा
देवेंद्र को जनप्रतिनिधि बनाने वाले नागपुर की जनता को देता। तो सवाल साफ है, जिस राजनीति का विरोध खुले तौर पर देवेंद्र फडणवीस से लेकर खुद नरेंद्र मोदी ये कहकर करते रहे कि पवार की पार्टी राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टवादी है, उसी के समर्थन से उसी महाराष्ट्र में अब कल से सरकार बनेगी और वही शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं होगी जिसने 99 के बाद एक बार फिर सत्ता पाने और चलाने का सपना देखा था। सपने बदल रहे हैं या सत्ता की परिस्थितियां सपने को बदलने पर आतुर है, क्योंकि ये वाकई एक बड़ा मौका हो सकता है जब एनसीपी के समर्थन पर सरकार चले अगर शिवसेना ना आए तो। अभी फैसला हुआ नहीं है लेकिन यह संकेत खतरनाक है। बहरहाल आज दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, मुलाकात की तस्वीरें बतलाती हैं कि खुश होकर पहुंचे। शाम 4 बजे तक थे दिल्ली में। मुलाकात उन्होंने नितिन गडकरी से की, अमित शाह से की, प्रधानमंत्री से की और इन सब के बाद वो वापस लौटे। और इन परिस्थितियों के बीच हर किसी को इंतजार है कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उस समय तक कोई मैसेज, कोई संकेत शिवसेना की तरफ से आता है या नहीं आता है। आखिर क्यों उलझन है हां और ना के बीच, रिपोर्ट देखिए। उद्धव ठाकरे हां कहें या ना, निर्णय लेने की उलझन में फंसे उद्धव ठाकरे की मुश्किल सिर्फ यह नहीं है कि जो मंत्री बन सकते हैं वो बीजेपी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, या फिर जो पहली बार विधायक बने हैं, या फिर खांटी शिवसैनिक जो हैं वह बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते। दरअसल उद्धव की ज्यादा बड़ी मुश्किल इस सच को लेकर है कि बीजेपी की सरकार बनते ही शिवसेना के अस्तित्व पर संकट मंडराने जरूर लगेगा और शिवसेना अगर बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर शिवसेना के सिकुड़ने में ज्यादा तेजी आ जाएगी, क्योंकि तब शिवसेना की समूची पहचान फडणवीस सरकार की सफलता के दायरे में ही सिमटेगी, जहां उसका अपना अलग अस्तित्व खत्म होगा। ऐसे में दूसरा रास्ता यानी सरकार में शामिल ना होने का फैसला शिवसेना को शिवसेना के तौर पर मान्यता तो देता है, लेकिन तब सवाल शिवसेना के उस संघर्ष का शुरू होगा जिसके लिए बाला साहब ठाकरे वाले तेवर चाहिए, और वह उद्धव ठाकरे में है नहीं। यानी शिवसेना के सामने पहली बार 3 बड़ी मुश्किल है। पहला, शिवसेना पद पैसे से चलेगी तो वो सरकार में शरीक हो जाए। दूसरा, शिवसेना मराठी मानुष की थ्योरी तले बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो पाएगी। और तीसरा, शिवसेना ठाकरे की विरासत को संघर्ष में बदलकर पवार के समर्थन पर चलने वाली फडणवीस सरकार को क्या वाकई विधानसभा के भीतर और बाहर खारिज कर देगी। जाहिर है बीजेपी के साथ खड़ा होना सबसे आसान और कमाऊ रास्ता है, लेकिन यह रास्ता 2019 यानी अगले चुनाव तक शिवसेना को पूरी तरह से खत्म कर देगा और बीजेपी की सत्ता का विरोध करते हुए विधानसभा के भीतर बाहर राजनीति करने का मतलब है केंद्र सरकार से लेकर बीएमसी तक में एकला चलो के रास्ते पर निकलना। यानी जिस बीएमसी के जरिए शिवसेना अपनी ठसक मुंबई में बीजेपी को साथ लेकर करती रही, उस ठसक पर भी असर पड़ेगा और शिवसेना को हिंदुत्व या धरती पुत्र की थ्योरी से आगे भी निकलना पड़ेगा। असल में बीजेपी से अलग रहकर राजनीति को धार देने के पक्ष में वैसे शिवसैनिक ज्यादा हैं जो ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के साथ खड़ा होने के बाद शिवसेना बीजेपी की कार्बन कॉपी बनकर रह जाएगी और शरद पवार की राजनीति को भी महाराष्ट्र में मान्यता मिल जाएगी। तो हां और ना में फंसे उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी सरकार में शामिल होने का सवाल शिवसेना के अस्तित्व से आ जुड़ा है और शायद इसीलिए कल शपथ ग्रहण समारोह में न्योता मिला है लेकिन शरीक नहीं होंगे, और दूसरी तरफ न्योता नहीं मिला है तो इसको लेकर बवाल है। बहरहाल इन सब के बीच सरकार क्या क्या कर रही है हमको लगता है ये आपको जानना चाहिए और हमें बताना भी चाहिए, क्योंकि देसी काले धन पर नकेल कसे इनकम टैक्स के अधिकारी आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस दिशा में कदम उठाया है। ये सरकारी सुर्खियां हैं जो कि वित्त सचिव मायाराम अल्पसंख्यक मंत्रालय भेज दिए गए, वहां पर वो सेक्रेटरी होंगे। इससे पहले था वो टूरिज्म में भेजे गए लेकिन वहां से वापस बुला लिया गया। इसके बाद है KYC जो फॉर्म होता है वो दरअसल और सरल बनाया जा रहा है, जैसे जितने भी गरीब या वैसे तबके होते हैं जो कि सिर्फ कमाते हैं और उनके जरिए KYC फॉर्म भरा जा सके, ऐसा बनाने की व्यवस्था की जा रही है। शहरी विकास क्षेत्र में भारत जापान मिलकर काम करेंगे, इसका आज एक तरह से मुहर लग गई। और इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में परिवहन व्यवस्था को सुधारा जाए, ये जापान ने भारत को एक लिहाज से खुला ऑफर दिया है। और सरकारी सुर्खियों से इतर जो एक सुर्खी है उन सब में एक बड़ी बात है कि साल भर में टीबी से भारत मुक्त देश बन जाएगा, इसका जिक्र किया गया है आज। यानी 2015 में टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उससे मुक्त कर दिया जाएगा।
और एक कहीं ना कहीं मलहम लगाने की कोशिश शशि थरूर को कांग्रेस को है, क्योंकि उनका कहना है कि इंदिरा गांधी को भुलाने का आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया। बड़ा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि कल एकता दौड़ होगी। एकता दौड़ का मतलब सरदार पटेल की जयंती और पुण्यतिथि कल ही इंदिरा गांधी की, जो कि बलिदान दिवस के तौर पर जानी जाती है। तो कल के बाद क्या वाकई इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि की तारीख भूली जाएगी और जयंती के तौर पर पटेल आ जाएंगे? 139वीं जयंती है कल सरदार पटेल की और एकता दिवस के तौर पर कल सामने आएगी। कल आप सुबह आंखें खोलिएगा तो आपके सामने नजर आएंगे प्रधानमंत्री। कल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि तैयारी किस रूप में चल रही है। और आज दफ्तर 2 बजे बंद कर दिए गए। और ये नज़ारा दरअसल इस बात की ओर भी इंगित करता है कि इससे पहले 31 अक्टूबर का मतलब देश में कांग्रेस की सत्ता जब तक रही, बलिदान दिवस के तौर पर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती थी। और उस लिहाज से समझिए तो वहाँ पर 30 बरस हुए और 30 बरस के बाद स्थितियाँ बदली हैं देश के भीतर। ये कुछ ऐसे सवाल है जो खड़ा करते हैं। एक वक्त भगत सिंह की मौत की जो तारीख थी उसी दिन लोहिया का जन्मदिन था, तो उन्होंने जन्मदिन मनाना छोड़ दिया था। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब बात होगी बुखारी साहब ने शरीफ को निमंत्रण दिया, तो क्या ये शराफत छोड़ने वाली बात?